चीज़ हैं लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हम उसको देखेंगे। और इसके अलावा हम एक कंपैरिजन करेंगे बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और इस कंपैरिजन के थ्रू फिर हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और फिर हम ये देखेंगे भी सही कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस एक इक्वेशन के थ्रू आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जो बेसिक पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड हैं वो ये लास्ट 3 पोर्शन से एक्सपेक्टेड हैं। तो आई होप कि आप इस लेक्चर पर तवज्जो देंगे और लेक्चर के बाद इनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने यूएचएस कंटेंट के मुताबिक आपके 4 यूनिट कंप्लीट किए, दैट इंक्लूड्स मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स, वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 5th यूनिट अकॉर्डिंग टू योर यूएचएस सिलेबस एंड दैट 5th यूनिट इज द ऑसिलेशंस। अकॉर्डिंग टू यूएचएस कंटेंट इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट। इसमें हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, टाइम पीरियड वगैरह को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे। और फिर हम दो जो आपके पास मोशंस हैं, एक है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और दूसरी है मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम को हम इतना एक्सटेंसिवली डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो एसएचएम है तो फिर हम उसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जरूर। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम, फ्री एंड फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस। तो ये हमारे टॉपिक होंगे। सो लेट अस स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, so oscillation is called to and fro motion from about the mean position, about the mean position। so हम देखेंगे कि इस to and fro का क्या मतलब है। लेकिन पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि what is the difference between the two terms, one is oscillation and the other is vibration। इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो इसका आंसर ये है कि देखिए इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। ऑसिलेशन भी टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट द मीन पोजीशन और वाइब्रेशन भी टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट द मीन पोजीशन। लेकिन जो वर्ड ऑसिलेशन है इसका इस्तेमाल जो है, इसका जो यूज़ है ये थोड़ा ब्रॉडर है। मैकेनिकल सिस्टम्स में तो वाइब्रेशन होती है, ऑसिलेशन भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में ऑसिलेशन हम कहते हैं, वाइब्रेशन नहीं कहते। आपने पढ़ा हुआ है एलसी ऑसिलेटर सर्किट, आपने एलसी वाइब्रेटर सर्किट नहीं पढ़ा हुआ। तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन जो ऑसिलेशन है इसका जो यूज़ है ये थोड़ा सा ब्रॉडर है, राइट। सो इफ दिस इज ऑसिलेशन देन व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? देखिए, पीरियोडिक मोशन आप जानते हैं क्या होती है। पीरियोडिक मोशन वो होती है मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसी मोशन जो आप वक्त के बराबर वक्फों के बाद अपने आप को रिपीट करे उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सो अगर कोई मोशन पीरियोडिक भी हो और वो ऑसिलेटरी मोशन भी हो तो फिर ये बन जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन देखें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसएचएम इज़ अ टाइप ऑफ, एक तो ये लीनियर मोशन होती है, दूसरा ये पीरियोडिक मोशन होती है, तीसरा ये ऑसिलेटरी मोशन होती है, चौथा ये फ्री ऑसिलेशन होती है। यानी कि ड्यूरिंग दी वाइब्रेशन या ड्यूरिंग दी ऑसिलेशन बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये एसएचएम की होती हैं। अब आम ऑसिलेटरी मोशन में और एसएचएम में क्या डिफरेंस है जरा गौर से देखिएगा। पहले देखते हैं आम ऑसिलेटरी मोशन। जरा देखिए, ये मीन पोजीशन है, ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है। अगर मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा भी रहा हूँ तो बॉडी की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख रहे हैं आप। एंड व्हाट इज एसएचएम, जरा गौर से देखिएगा, जितना मैं एक्स बढ़ा रहा हूँ बॉडी उतनी तेज़ी से मीन पोजीशन से गुजर रही है। जिस तरह से जो स्विंग की मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर ये ऑलमोस्ट लीनियर है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो लीनियर मोशन ही होती है। अच्छा जी, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करे तो फिर दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। देयर आर 2 स्टेप्स जिनके जरिए कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकती है। 2 स्टेप्स। सो नंबर 1, बॉडी शुड बी displaced from the mean position, and number 2, there should be some restoring force that brings the system back towards the mean position। एक काम मैं करूंगा, मैं बॉब को मीन पोजीशन से अवे खींच के लेके जाऊंगा, दूसरा काम सिस्टम करेगा, वो दोबारा से कोई ना कोई रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉब को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। लाइक सिंपल पेंडुलम के केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है ये इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है। सो ये जो 2 स्टेप्स थे बॉडी में एसएचएम प्रोड्यूस कराने के थे, सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एसएचएम, सिस्टम मस्ट हैव 2 चीज़ें, एक तो इलास्टिसिटी और दूसरा इनर्शिया। देखिए, हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। अब जरा समझते हैं, टू निकला है वर्ड टू वर्ड से, एंड जो वर्ड है फ्रो ये निकला है वर्ड फ्रॉम से। सो जब हम बॉब को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन उसको इलास्टिसिटी लेके आती है। सो इलास्टिसिटी की वजह से वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आता है, और मीन पोजीशन पर आके रुकता नहीं है, बल्कि दूसरी फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन चला जाता है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया।
So elasticity is responsible to bring the body back towards the mean position, and inertia is responsible to take the body from the mean position to the other extreme position. So that is how SHM can be performed. So ये जो दो प्रॉपर्टीज थी ये सिस्टम के SHM को परफॉर्म करने के लिए जो है वो जरूरी है। अब हम जो है एक जस्ट सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट इज SHM। सपोज आपके पास ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम जो एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा हुआ है। तो अगर आप इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मीन पोजीशन इज दिस, तो अगर आप उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके ओ से रिप्लेस करके ए पर ले आते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि ये जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। आप मीन पोजीशन से बॉडी को जितना दूर खींच के लेके जाएंगे फोर्स उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के खत्म करने के लिए आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या होता है कि सो के स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसके जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है। And same units belongs to surface tension also, force per unit length to minimize the area of occupation. So spring constant and surface tension will both have the same units. तो क्या अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा और x के बढ़ाने से स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगा? दोनों बातें गलत हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्स और द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो ये वो फोर्स है जो आपने लगा के ब्लॉक को आप इधर लेके गए। जब आप इस ब्लॉक को छोड़ेंगे तो सिस्टम के अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, और ये रीस्टोरिंग फोर्स बराबर है माइनस के एक्स के, जो आपकी अप्लाइड फोर्स है उसी के बराबर लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट। ये नेगेटिव साइन शो करवा रहा है कि इस रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जिस तरफ भी फोर्स की डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। तो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो एफ की जगह अगर आप एम ए लगाएंगे तो इट विल बी एम ए माइनस के एक्स। सो ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। तो ये जो के ओवर एम है इट्स कॉन्स्टेंट, सो ए इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, या ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन दैट डिफाइंस द सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि मीन पोजीशन से बॉडी का फासला एक्स जितना ज्यादा होगा बॉडी उतने ज्यादा एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आएगी। सो अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें तो जो इसका ग्राफ आएगा एक्स वर्सेस ए का ग्राफ या एक्स वर्सेस एफ का ग्राफ, तो वो ये लाइन आएगी। देखिए ये मैंने सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन ड्रॉ की है। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करता एक्स वर्सेस ए या एक्स वर्सेस एफ के ग्राफ को, तो ये गलत हो जाता, बिकॉज यहाँ पर एफ और ए दोनों या ए और एक्स दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे ए और एक्स दोनों नेगेटिव है। जबकि इक्वेशन आपको ये बता रही है कि अगर एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो दूसरा पॉजिटिव होगा। सो दिस इज द करेक्ट ग्राफ between a and x या f and x, and this is the wrong graph between f and x. So अगर आप इस इक्वेशन का मतलब समझ गए हैं तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर मैं दो बॉडीज है मेरे पास, एक बॉडी जो है उसका x कम है, दूसरे बॉडी का मैं x बढ़ाता हूं, लेकिन क्योंकि लेंथ सेम है तो क्यों इनका टाइम पीरियड सेम होता है? अब आप कहेंगे सर t इक्वल टू 2 पाई l ओवर g स्क्वायर, टाइम पीरियड x पर डिपेंड नहीं करता। उसके पीछे फिजिक्स ये भी है कि अगर इसका x ज्यादा है तो ये उतनी तेजी से मीन पोजीशन की तरफ आता है, जबकि अगर इसका x कम है तो ये आहिस्ता से मीन पोजीशन की तरफ आता है। सो दैट इज द कांसेप्ट बिहाइंड एसएचएम कि बॉडी को मीन पोजीशन से जितना दूर खींच के लेके जाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ, उतनी ज्यादा तेजी के साथ बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आएगी और उतनी ज्यादा ही बॉडी की मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होगी। सो दैट वाज द सिंपल डेफिनेशन एंड सिंपल कांसेप्ट ऑफ एसएचएम। अब जो भी बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है तो उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे आपको वाकिफ होना चाहिए, और उन्हीं में से एक टर्मिनोलॉजी है द कंप्लीट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होती है या वाइब्रेशन जिसको आप बोलते हैं, ये क्या होती है? ये होता है जी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट द मीन पोजीशन। यानी कि फर्स्ट कीजिए कि यू हैव अ बॉब, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप क्या है? ये मीन पोजीशन है। आप यहां से चलें और यहीं पर दोबारा वापस आ गए, या आप यहां से चलें और दोबारा यहां वापस आ गए, या आप यहां से चलें और दोबारा यहीं वापस आ गए, तो इट विल मेक वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। और इस कंप्लीट राउंड ट्रिप को पूरा करने का जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। अब देखिए अगर बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है लेट्स से वो x नॉट है, तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के दौरान जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है 4x नॉट, क्योंकि आप जानते हैं ना डिस्टेंस कवर्ड तो कैंसिल नहीं ना हो सकता। तो यहाँ से अगर आप चलें x नॉट 4x नॉट, और अगर आपसे ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वो 0 है, बिकॉज एक ऑसिलेशन के बाद आप जहाँ से चले थे वहीं पर आकर एंड होंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो जो वर्क डन होता है, बिकॉज वो एफ डी कॉस थीटा होता है, तो वर्क डन भी 0 होगा ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन। हाफ ऑसिलेशन में वर्क होगा, लेकिन ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन वर्क डन इज 0। तो टाइम पीरियड क्या है जी? सो टाइम पीरियड इज टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। जरा स्टूडेंट्स गौर कीजिए, अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी 0.6 सेकंड में 6 टाइम्स मीन पोजीशन से गुजरती है तो उसका टाइम पीरियड फाइंड करें और फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। क्या कहा मैंने? कि एक बॉडी 0.6 सेकंड में 6 टाइम्स मीन पोजीशन से गुजरती है, उसका टाइम पीरियड भी फाइंड करें और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करें। तो देखिए 0.6 सेकंड में 6 टाइम्स, तो 1 सेकंड में 6 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये आ जाएगा 60/6, ये आ जाएगा 10 टाइम्स। तो बॉडी 1 सेकंड में 10 टाइम्स मीन पोजीशन से गुजरती है। अब आपको पता होगा कि बॉडी जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है तो एक चक्कर के दौरान बॉडी मीन पोजीशन से 2 दफा गुजरती है। ये देखें 1 and 2, तो 10 टाइम्स में कितनी वाइब्रेशन होंगी? फॉर वन वाइब्रेशन बॉडी कितनी दफा गुजरती है? 2 टाइम्स।
तो फॉर 10 टाइम्स कितने जो है वो दफा, फॉर 10 टाइम्स बॉडी के कितने चक्कर होंगे, हम 10 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो इट विल बी 5, यानी कि बॉडी की 5 ऑसिलेशंस होंगी 1 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज एंड टाइम पीरियड इज 1/5 यानी कि 0.2 सेकंड। बस आपने ये देखना है 10 टाइम्स जो भी टाइम्स आए ना, जितने टाइम्स पे बॉडी मीन पोजीशन क्रॉस करे उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना। अगर मैं कहता हूँ जी 100 टाइम्स बॉडी 1 सेकंड में 100 टाइम बॉडी मीन पोजीशन से गुजरी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100 डिवाइड बाय 2 50 हर्ट्ज होगी। जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना, राइट। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकल आएगी और टाइम पीरियड निकल आएगा। सिमिलरली वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आप सोचेंगे कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये तो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सो हाउ वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए कि जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, नो डाउट के इट्स अ पैरामीटर विच इज रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, लेकिन वी हैव अ कनेक्शन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन उससे पहले मेरा आपको एक क्वेश्चन है कि कैन वी से दैट सर्कुलर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखते हैं। देखिए जब एक बॉडी सर्कल में मूव करता है, ये एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका मीन पोजीशन से फासला कांस्टेंट रहता है, जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी का मीन पोजीशन से फासला चेंज होता रहता है। सो x चेंज होगा तो a चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि क्योंकि सर्कुलर मोशन में बॉडी का मीन पोजीशन से फासला यानी कि रेडियस कांस्टेंट रहता है, सो वी से दैट सर्कुलर मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सर्कुलर मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। हाउएवर लेकिन कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है सर्कुलर मोशन का और सिंपल हार्मोनिक मोशन का। देखिए जब ये बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो इसकी 2 प्रोजेक्शन बनती हैं, एक ये प्रोजेक्शन होती है और एक ये प्रोजेक्शन होती है। से इट इज x0। अब ये इसकी दो प्रोजेक्शन बन रही हैं। जब ये पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, देखें जो प्रोजेक्शन ये है वही प्रोजेक्शन ये है, तो जब ये पार्टिकल p सर्कल में मूव करता है तो ये जो ब्लू वाली प्रोजेक्शन है ये ऐसे मूव करती है, जस्ट लाइक अ वर्टिकली हैंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। और ये जो इसकी रेड ऑसिलेशन, रेड प्रोजेक्शन है जो आपकी बुक में नहीं दी हुई, ये ऐसे मूव करती है जस्ट लाइक अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। सो सर्कुलर मोशन इज नॉट SHM, हाउएवर इट्स प्रोजेक्शन along any diameter means x और y is simple harmonic motion। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी का मीन पोजीशन से फासला चेंज होता रहता है। तो देखिए जब ये पार्टिकल p इधर था तो मीन पोजीशन से फासला ये है, लेकिन जब ये पार्टिकल p घूम के इधर आया तो इसकी प्रोजेक्शन इतनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन चेंज हो रही है। जब पार्टिकल p घूम के इधर आएगा तो ये प्रोजेक्शन इतनी हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर पार्टिकल इधर है तो प्रोजेक्शन ये है, अगर पार्टिकल इधर है तो प्रोजेक्शन ये है। तो ये वाला डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल, और ये भी वर्टिकल हो रहा है। सो द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल अलोंग एनी डायमीटर x और y इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने ये नहीं कहना कि सिर्फ अलोंग x एक्सिस या अलोंग y एक्सिस, बल्कि अलोंग एनी डायमीटर वो क्या होगी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। सो दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ द कनेक्शन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अब जो है इसी कनेक्शन की मदद से हम कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं, हम उन पैरामीटर्स को देखेंगे। और उनमें सबसे पहले है हमारे पास दी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। देखिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम 2 तरीकों से लिखते हैं, एक ये लिखते हैं और एक ये लिखते हैं। ये इक्वेशन कब स्टार्ट होगी, व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू x0 cos थीटा, एंड दिस इक्वेशन विल बी यूज व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम mean position. So whether the body is starting its motion from the mean position or extreme position, we can change the equation that we want to use. So अब सवाल क्या पैदा होता है कि सर अगर न्यूमेरिकल में बताया नहीं गया हो कि बॉडी ने अपनी मोशन कहाँ से स्टार्ट की है तो फिर हम क्या जवाब देंगे। तो अगर ये ना बताया गया हो कि बॉडी ने अपनी मोशन कहाँ से स्टार्ट की है तो फिर अंडरस्टूड है कि हम समझेंगे कि बॉडी ने अपनी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट की है। तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू x0 sin थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है स्टूडेंट्स, उसको मैं मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकता हूँ। मैं इसको ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, मैं इस ओमेगा को 2πf भी लिख सकता हूँ, और मैं इस f को 1/t करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा डाटा दिया गया है, तो उसके लिहाज से मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा। एक बात याद रखिएगा कि साइन के आगे जो लिखा होता है पूरा एंगल होता है ये, और उस एंगल को ही फेज बोलते हैं, उस एंगल को ही हम फेज बोलते हैं। तो समटाइम्स अगर ऐसे लिखा हुआ है कि वी हैव x इज इक्वल टू x0 sin ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये सारा फेज है, ये सारा क्या है जी, ये फेज है, राइट। ओके, अब ये इक्वेशन कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि जी वी हैव द रिलेशन ऑफ x दैट इज इक्वल टू 50 sin 100t, तो वो आपसे कहेगा जी व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जस्ट बाय कंपैरिजन देखिए t से पहले ओमेगा होता है, तो यहाँ पे t से पहले 100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा आपके पास 100 है। इसी तरीके से अगर इक्वेशन आ जाए x इज इक्वल टू 50 sin 100πt, और आपसे पूछा जाए कि जी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या आप इसी को इस तरह से लिख सकते हैं 50 sin 2π × 50 × t। तो देखें
इसको कंपैरिजन करें 2 पाई एफ की जगह 50 लिखा हुआ है और टी की जगह टी लिखा हुआ है, तो जस्ट बाय कंपैरिजन वी कैन सी दैट द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। अगर पूछा जाए एम्पलीट्यूड क्या होता है तो साइन से पहले एम्पलीट्यूड लिखा होता है। देखिए साइन से पहले एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साइन से पहले 50 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड 50। सो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की क्वेश्चन दी गई है और आपसे किस तरह का सवाल पूछा गया कि आपने किसी क्वेश्चन को यूज करना है। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि आपकी तवज्जो भी रहे। इधर देखिए, फर्स्ट कीजिए मैं कहता हूं कि एक बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, से ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से यहाँ का फासला x0 है, तो मैं कहता हूँ बॉडी दरमियान में कब आएगी, यानी कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर मीन और एक्सट्रीम के मिड में कब आएगी, यानी कि किस टाइम पे बॉडी x0/2 फासला तय करेगी। अब वो मैंने टाइम मालूम करना है, यानी कि मैंने ये स्मॉल टी मालूम करना है, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी है, ये टाइम पीरियड है, ये कांस्टेंट रहेगा, मैंने ये स्मॉल टी मालूम करना है। तो मैं कैसे मालूम करूँगा, देखिए मैं इसी क्वेश्चन को लिख सकता हूँ साइन की जगह 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी। अब मुझे कहा गया है कि x है x0/2 के बराबर, तो x की जगह मैं x0/2 रख देता हूँ, तो x0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी। अब सोचना यह है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 पे, और फिर अगर 1/2 साइन 30 होता है तो साइन 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/6, यहाँ पर आप वैसे का वैसे लिख दें। देखिए 1/2 कहाँ वैल्यू होती है साइन की 30 पर, और 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ π/6, सो 1/2 की जगह मैं लिख दूंगा साइन π/6। उसका फायदा ये होगा साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा पाई से, तो 1/6 बराबर आ जाएगा 2t ओवर कैपिटल टी। मैंने ये स्मॉल टी मालूम करना था, तो वो हो जाएगा t/12, यानी कि बॉडी मीन से मीन और एक्सट्रीम के मिड पोजीशन पर कब आएगी, t/12 पर। यानी कि अगर टोटल टाइम पीरियड, यानी कि एक चक्कर मुकम्मल करने का टाइम अगर 12 सेकंड है, तो 12/12 1 सेकंड में बॉडी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी। आपके लिए होम असाइनमेंट ये है कि आपने बताना है कि अगर बॉडी एक्सट्रीम से मिड में आए तो क्या टाइम लगेगा। हिंट आपको दे देता हूँ कि क्योंकि बॉडी अपनी मोशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रही है, तो cos ओमेगा t, बिकॉज बॉडी अपनी मोशन अब एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रही है। यहाँ पर हम मीन से मिड में आए थे, अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ एक्सट्रीम से मिड में आना है, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो ये आपने कैलकुलेट करना है। सो दैट वाज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और स्टूडेंट इसमें आप एक चीज़ और देखिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में के कॉन्सेप्ट में, कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो ग्राफ ऐसे आता है, इधर थीटा है इधर x है। अगर आप मुझे कहेंगे सर इसी ग्राफ के ऊपर f या a का ग्राफ ड्रॉ करें, तो वो ये होगा। ये रेड कलर का ग्राफ कौन सा है, f या a का, उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन ये है कि f इज इक्वल टू -kx या a इज इक्वल टू -k/m इंटू x। तो देखिए ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये चीज़ तो कांस्टेंट है, तो f और x के दरमियान या a और x के दरमियान 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो वो ऐसे ही आएगा। सो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ f एंड a। तो इसमें देखिए ये x0 जो है वो एम्पलीट्यूड है, ये कांस्टेंट रहता है, x की वैल्यू क्या होगी, ये थीटा पर डिपेंड करता है, और ये थीटा क्या होती है, ये थीटा होती है फेज। सो मीन टू से इफ थीटा इज 0 डिग्री sin 0 is 0 x is 0, if theta is 90 डिग्री sin 90 is 1 x is equal to x0, if theta is equal to 180 डिग्री sin 0 is 0 x is equal to 0 and so on। यानी कि by changing the value of theta we can change the value of x। So that was instantaneous displacement। And now let us discuss the concept of instantaneous velocity। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फार्मूला आपको दिया हुआ है बुक में, और एक मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला लिखवा रहा हूँ। बाद में हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम फिर जो है इसको देखेंगे। ये फार्मूला तब आएगा इफ x इज इक्वल टू x0 sin थीटा, ये फार्मूला तब आएगा। तो अगर वहाँ पर कॉल होगा तो फिर यहाँ पे साइन होगा। उसकी वजह यह है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान 90 डिग्री का फेज होता है, और वो क्यों होता है वो जो मैं आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाऊंगा तो फिर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। ओके, तो एट मीन पोजीशन, पहले एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लेते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो x0 होगा, तो फिर x की जगह अगर आप x0 रखेंगे, यहाँ x0 रखेंगे, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आपके पास जो वेलोसिटी है वो 0 आ जाएगी। जबकि अगर आप यही एट मीन पोजीशन देखेंगे, सो एट मीन पोजीशन x की जगह पर आप 0 रखेंगे, तो यही क्वेश्चन कैसे लिखी जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू x0 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सो दिस मीन्स दैट v0 इज इक्वल टू ओमेगा x0। तो ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है, एक बात याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और ओमेगा, इन तीनों में से अगर एक भी मालूम हो जाए तो बाकी दोनों मालूम हो जाते हैं, बिकॉज यू नो दीज रिलेशंस, तो बाकी दोनों भी मालूम हो जाते हैं। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई/t इंटू x0। तो ये फार्मूला ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से एक और फार्मूला भी आ सकता है, और वो ये है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो आप कहेंगे इट विल बी इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलिए इसे क्वेश्चन करते हैं। मैं कहता हूँ कि वी हैव अ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.5 हर्ट्ज। इसकी लेंथ अर्थ पे याद रख लीजिए एक्जैक्टली 99.2 सेंटीमीटर या अप्रॉक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर कहते हैं इसकी लेंथ को, और इट एग्जीक्यूट्स हाफ अ बीट और इट्स साउंड लाइज इन इंफ्रासोनिक रेंज। ये कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट सेकंड पेंडुलम। हाफ अ बीट मैंने क्यों कहा, क्योंकि 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, अगर 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती मैं कहता 1 बीट, अगर 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती मैं कहता 2 बीट्स, और क्योंकि आप जानते हैं कि हर वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो दैट लाइज इन द स्पेस ऑफ इंफ्रासोनिक रेंज, तो फिर मैंने इसलिए कहा कि इट साउंड लाइज इन द इंफ्रासोनिक रेंज। सो वी हैव अ सेकंड पेंडुलम, वी हैव अ सेकंड पेंडुलम, अगर वो डिस्प्लेस किया गया हो थ्रू 30 सेंटीमीटर, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करें, तो ये आ जाएगी 2 पाई/t इंटू x0। सो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट करें, x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पुट करें, दोनों फार्मूला से दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v0। So that was the concept of instantaneous velocity, and now let's see the concept of
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अभी हमने देखा कि जो वेलोसिटी है इट इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड इट्स मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। सो व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एट मीन पोजीशन वी हैव x इज इक्वल टू 0, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन x is equal to x naught, so a naught will be equal to omega square x naught. Negative sign just shows that the direction of acceleration is towards the mean position. So students, इसी इक्वेशन को, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की इक्वेशन को, ओमेगा स्क्वायर x naught को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा x naught into ओमेगा, ये क्या है? ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। सो इट मीन्स a naught over v naught इज इक्वल टू ओमेगा। अभी हमने देखा था मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में v naught इज इक्वल टू ओमेगा x naught, सो हमने कहा था v naught over x naught इज इक्वल टू ओमेगा। सो इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सो कैन वी रिलेट दीज टू इक्वेशंस? क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट कर सकते हैं? जी हाँ, आप इनको इक्वेट कीजिए, a naught over v naught इज इक्वल टू v naught over x naught, क्योंकि दोनों ओमेगा के बराबर हैं, तो यहाँ से आ जाएगा v naught का स्क्वायर बराबर है a naught इंटू x naught स्क्वायर रूट, सो v naught विल बी इक्वल टू a naught x naught स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप देखिए यहाँ पर कि अगर a naught की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो और x naught की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो, तो v naught की न्यूमेरिकल वैल्यू भी 2 आएगी। इसी तरीके से अगर a naught की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है और x naught की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, तो v naught की न्यूमेरिकल वैल्यू भी 3 होगी। यानी कि हम कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ a naught इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x naught, देन ये तीनों की वैल्यू बराबर होगी, यानी कि a naught, v naught और x naught बराबर होंगे। सो दैट कंप्लीट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप जो है वो इस ओमेगा स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि a इज इक्वल टू 2 पाई f का स्क्वायर इंटू x, सो a इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू f स्क्वायर इंटू x, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर t स्क्वायर इंटू x। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या गिवन डेटा है, उसी के मुताबिक आप जो है वो इन क्वेश्चन को, इन फार्मूलाज को जो है वो यूज़ कर सकते हैं।